हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक के बारे में बताने वाला हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये 2023 से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया ये टोटली 2023 से संबंधित है और ये ज्योग्राफी का है। ठीक है, इसमें हम लोग पूरे 70 क्वेश्चन करेंगे जो ज्योग्राफी का 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं या इस चैनल के माध्यम से जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है उस सभी का अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा तो प्रत्येक क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है यह है, कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? तो पता होगा आप लोगों को, कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, इसलिए कोलकाता पत्तन भी किस नदी के किनारे स्थित होगा? तो ये हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जो निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन सा पूर्वी तट पर स्थित है? तो जब आप लोग भारत का मैप बनाइएगा कुछ इस प्रकार से, हालांकि इसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना, ये इस टाइप से भारत का मैप जब बनाइएगा तो यहां से देखिएगा, तो यहां से स्थित है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, उसके बाद केरल है। तो देखिए मार्मुगांव कहाँ पड़ता है? गोवा में। महाराष्ट्र का मुंबई कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में। उसके बाद कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है ना, तो ये सभी क्या हो जाएगा, इस साइड वाला को हम लोग बोलेंगे पश्चिमी साइड। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? पश्चिमी। और इस साइड वाला को क्या बोलेंगे? पूर्व। इस प्रकार से आप जब डिवाइड कीजिएगा, इस प्रकार से जब आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तर, नीचे वाला भाग को बोलेंगे दक्षिण, ठीक है, दहिना साइड वाले भाग को बोलेंगे पूरब और बायां साइड वाले भाग को बोलेंगे पश्चिम। तो इस प्रकार से यहाँ आप लोगों को पूछा जा रहा था जो कौन सा पत्तन है जो पूर्वी तट पर स्थित है? तो पारदीप बंदरगाह जो है ये याद रखिएगा उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा किधर पड़ता है? तो इधर पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए यह पूर्वी तट का बंदरगाह हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी जो है ये आप लोगों को याद रखना है, ये कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी जो हो जाएगा ये आप लोगों को याद रखना है, ये हो जाएंगे यमुना। ठीक है, अगर दूसरा नंबर पे पूछा जाए तो दूसरा नंबर पे बारी आती है गंगा का। यमुना के बाद जो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है वो याद रखना है आप लोगों को, गंगा। उसके बाद क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो अम्ल वर्षा का मेन कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण जब होता है तो इसके माध्यम से जो है धूल कण कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में, और वहां से जब वर्षा होती है तो वो अम्ल वर्षा के रूप में गिरता है धरती पे। तो उसका मेन रीजन जो है ये है वायु प्रदूषण। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो याद रखिएगा नमामि गंगे कार्यक्रम जो है ये 2014 में शुरू किया गया था। ये किया गया था गंगा नदी की साफ सफाई को रखने के लिए। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा, मतलब संबंध हो जाएगा गंगा नदी से। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो हीराकुंड परियोजना है, तो हीराकुंड परियोजना जो है किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये हीराकुंड परियोजना लगभग महानदी पर है। ठीक है ना, हीराकुंड परियोजना महानदी पर, और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जो निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो दक्षिण भारत की नदी कौन है? तो याद रखिएगा ये कृष्णा हो जाएंगे दक्षिण भारत की नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है? तो विश्व की सबसे पहली नगरीय बस्ती जो है ये हो जाएंगे आप लोगों को लंदन। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो बिग इंच संबंधित है। तो बिग इंच जो है ये पाइपलाइन से संबंधित है। जो पाइपलाइन के माध्यम से जब परिवहन किया जाता है तो उसको बिग इंच पाइपलाइन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये पाइपलाइन से संबंधित है। उसके बाद है, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? साक्षर मतलब बहुत कम पढ़े लिखे, सबसे कम किस राज्य में है? तो ये याद रख लीजिएगा आप लोगों को, बिहार में। और सबसे अधिक पूछ लिया जाए, सबसे अधिक
सबसे अधिक तो आप लोगों को याद रखना है केरल में, ठीक है। सबसे कम साक्षर राज्य बिहार और सबसे अधिक केरल। उसके बाद है निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है ये आप लोगों को याद रखना है, ये है अरुणाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक पूछ लिया जाए सबसे किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर अधिक पूछता सबसे अधिक पूछता तो अधिक में याद रख लीजिएगा आप लोग बिहार, ठीक है ना। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उसके बाद है जो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है, मतलब वर्ष में जो है कितना प्रतिशत भारत की जनसंख्या जो है बढ़ती है। तो ये याद रखना है लगभग 1.64%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है जो भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है। प्रवास किसको बोलते हैं तो जब कोई व्यक्ति अपना मूल निवास स्थान छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाके अस्थायी या अस्थायी रूप से रहने लगता है तो उसको बोलते हैं प्रवास। तो भारत में जो है पुरुष प्रवास होता है, इसका मेन रीजन क्या है तो याद रखिएगा शिक्षा के कारण भी प्रवास करते हैं, रोजगार के कारण भी प्रवास करते हैं और व्यवसाय के कारण भी प्रवास करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है ये याद रखिएगा 74.04% है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है जो भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है और कितनी है, ये कमेंट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। इसके हिसाब से मेरे हिसाब से 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। क्या होता है 1000 मिलीमीटर। तो आप लोग जो है इसका जवाब कमेंट में बताइएगा जो वास्तव में इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है जो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था ये याद रखना है आप लोगों को कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1948 में जो हुआ था ये हुआ था गैट का स्थापना, ठीक है ना। GATT जेंडर एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ होता था जो WTO का पुराना संस्था समझ लीजिए। उसी का नाम बदल के 1 जनवरी 1995 को क्या कर दिया गया तो ये कर दिया गया WTO। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो स्थित है ये है जेनेवा में, ठीक है। और न्यूयॉर्क में किसका है तो याद रखिएगा UN पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है न्यूयॉर्क में। उसके बाद है जो अवादान उदाहरण है। तो अवादान किसका उदाहरण है तो याद रखिएगा ये एक नौसेना पत्तन है, मतलब नेविक पत्तन है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। तो सांस्कृतिक नगर याद रखिएगा मक्का भी है, जेरूसलम भी है और वाराणसी भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट है जो सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। तो जब किसी सड़क के सहारे जब कोई गांव बसा रहेगा तो ये किस प्रतिरूप का उदाहरण होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रेखीय, ठीक है ना। सड़क रहे या नदी रहे दोनों क्या रहता है एक प्रकार से सीधा रहता है, ठीक है ना। तो इसके किनारे जब ये कोई शहर विकसित रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेखीय, ठीक है। अगला है जो मेगापोलिस का अर्थ क्या होता है। तो मेगापोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है जो राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो पूछा जा रहा है कहाँ अवस्थित है। तो ये याद रखना है आप लोगों को उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है जो टाटा लौ इस्पात संयंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्को TISCO टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये संयंत्र पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है। तो ये लगभग झारखंड के जमशेदपुर नामक शहर में स्थित है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना जो है याद रख लीजिएगा 1907 में हुआ था, जमशेद जी टाटा ने किए थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछ लिया जाए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर
उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखना है आप लोग को कानपुर के। और एक और याद रखना है जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, क्या याद रखना है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछ लिया जाए तो याद रखना है कोयम्बटूर को, ठीक है, क्या याद रखना है? कोयम्बटूर को। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर याद रखना है, हालांकि इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो सिंपली याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो याद रखिएगा ये हो जाएगा कोयम्बटूर, ठीक है। सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र जो स्थित है ये हो जाएंगे आप लोगों को महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो नई औद्योगिक नीति जो है ये लागू किया गया था 1991 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका कमेंट में भी बताइएगा आप लोग जवाब, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो पर्वतीय क्षेत्र के जो विकास का कार्यक्रम जो किया गया था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल क्या था ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। उसके बाद है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो है ये पता होगा आप लोगों को 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जो है पदेन अध्यक्ष याद रखिएगा पीएम होते हैं, ठीक है ना। इसके पदेन अध्यक्ष पूछा जाए कौन होते हैं तो याद रखिएगा जो भारत के पीएम रहते हैं वही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद है पंपास कहाँ है? तो पंपास जो है एक घास के मैदान का नाम है जो कि दक्षिण अफ्रीका में बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो बर्मिंघम कहाँ स्थित है? तो बर्मिंघम जो है इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो कच्चा लोहा में जो है मैग्नीज बना के ये मेरे हिसाब से इस्पात बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है? तो तृतीय क्रियाकलाप जिसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। तृतीय क्रियाकलाप को क्या बोलते हैं? इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र से कौन कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा परिवहन भी है, संचार भी है और सेवाएं भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 33 का जो लाल कॉलर का संबंध है इसी को बोलते हैं स्वर्ण कॉलर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? स्वर्ण कॉलर संबंधित है। तो याद रखिएगा पंचम क्रियाकलाप से जो संबंधित व्यक्ति होते हैं या जो भी व्यक्ति होते हैं उसको बोला जाता है स्वर्ण कॉलर या लाल कॉलर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम रेलवे कब चली थी? तो विश्व में जो है सबसे पहले रेलवे चली थी ये 1825 में चला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1853 में जो है भारत में सबसे पहले रेलवे चला था, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले रेलवे कब चला था? भारत में सबसे पहले रेलवे कब चला था? तो याद रखना है आप लोगों को 1853 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो विश्व का सघनतम रेलवे तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट अमेरिका रहे तो डायरेक्ट अमेरिका लगा दीजिएगा, ठीक है। अमेरिका नहीं रहे तो याद रख लीजिएगा उत्तरी अमेरिका भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो भारत में जनगणना का महान विभाजन वर्ष है। तो भारतीय जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो कहा जाता है ये कहा जाता है 1921 की जनगणना को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 का जो परिसंचरण की धमनियां संबंधित है। तो परिसंचरण की धमनियां जो कहा जाता है ये मेरे हिसाब से सड़क मार्ग को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है परिवहन के मायने में। उसके बाद है जो मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक जो कहा जाता है ये फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 39 का जो मात्रात्मक क्रांति का संबंध है या
मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जवाब आप लोग हालांकि कमेंट भी कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, मानव भूगोल से और भौतिक भूगोल से, दोनों से होना चाहिए, तो सी हो जाएगा। हालांकि आपके अनुसार इसका जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 40 का, जो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से जो है अभी तक दूसरा ही माना जा रहा है। हालांकि 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग जो है भारत नंबर 1 पे आ चुका है, लेकिन चूंकि अभी भारत में जनगणना नहीं हुआ है इसीलिए अभी भारत को पहला नंबर पे नहीं मान सकते हैं। तो अभी जो एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो दूसरा ही मारिएगा, पहला नंबर पे अभी चीन को ही रखेंगे, ठीक है ना, पहला नंबर पे चीन को ही रखेंगे, भारत को अभी दूसरे नंबर पर ही मान के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं उसको बोला जाता है अप्रवासी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? मतलब टोटल दुनिया का जितना भी जनसंख्या है उसका लगभग 60% भाग जो है ये एशिया में निवास करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन खनन नगर नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन खनन नगर नहीं है? देखिए झड़िया खनन नगर है, राजनीगंज भी खनन नगर है, खेतरी भी खनन नगर है, पटना पता होगा आप लोगों को, ये क्या है? खनन नगर नहीं है। ये क्या है? तो याद रखिएगा ये राजधानी नगर है। क्या है? याद रखें, पटना जो है एक राजधानी नगर है, ये खनन नगर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 44 का जो सिंगरैनी है। सिंगरैनी क्या है? तो ये पता होगा लगभग ये एक खनन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जो रबी फसल की बुआई कब होती है? तो रबी फसल की बुआई जो होती है ये लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो गेहूं फसल उदाहरण है। तो गेहूं फसल किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा रबी फसल का। अगर धान पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा धान एक खरीफ फसल है और गेहूं को बोलेंगे ये एक रबी फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मतलब चावल उत्पादन में जो है पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कपास उत्पादन में जो है कौन सा राज्य जो है सबसे आगे है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा गुजरात। आप लोग कमेंट करना है जो गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर, ठीक है ना, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर पता हो तो निश्चित रूप से कीजिए, काफी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं पता हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा तो मैं उसका जवाब बता दूंगा। उसके बाद है निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? तो टैनिन जो है ये मेरे हिसाब से चाय में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? तो पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है, मतलब मीठा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लगभग 1% के बराबर, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज किसको बोलते हैं? तो ऐसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा कुछ ना कुछ पाया जाता हो उसको हम लोग बोलेंगे धात्विक खनिज। तो यहाँ देखिए लोहा, मैग्नीज, तांबा, ये तीनों क्या है? धात्विक खनिज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो बैलाडिला प्रसिद्ध है। बैलाडिला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बैलाडिला एक लौह अयस्क क्षेत्र है, तो लौह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये लगभग लौह अयस्क से संबंधित है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 का है जो बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बॉक्साइट से याद रखिएगा शुद्ध करके जो है तांबा बनाया जाता है। बॉक्साइट क्या है? तो तांबा के एक अयस्क है, तो इसको शुद्ध करने के बाद क्या होता है? तो तांबा धातु प्राप्त किया जाता है। तो पूछा जा रहा है जो बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये याद रखिएगा ये हो जाएंगे उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है जो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत हम ऐसे स्रोत को कहते हैं जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं या लगभग धरती जब तक रहेगा तब तक हमको वो ऊर्जा मिलता रहेगा। तो देखिए ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो हो जाएगा ये याद रखिएगा और नवीकरणीय क्या हो जाएगा?
और नवीकरणीय स्रोत है ये सब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 56 का, जो कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है? तो कल्पक्कम याद रखिएगा ये तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो विकास का केंद्र बिंदु क्या है? तो कहीं भी जब हम विकास करेंगे तो उसका मेन सेंटर क्या है? तो याद रखिएगा शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है और संसाधन तक पहुंच भी जरूरी है। संसाधन है, मान लीजिए हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होता है। शिक्षा तो पहले जरूरी है, मान लीजिए किसी भी राष्ट्र या देश का निर्माण के लिए, तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 58 का, जो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक किस में है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से जो है अफ्रीका होना चाहिए, हालांकि ये ऑप्शन में नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ की हो जाएगा? अफ्रीका का। सबसे अधिक जनसंख्या पूछता, मतलब सीधा पूछता सर्वाधिक जनसंख्या, क्या पूछता? सिर्फ पूछता सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, तब याद रखना है एशिया का। और जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ है? तो वो हो जाएगा अफ्रीका का। दोनों में आंसर याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो विश्व में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो देश है, इसका नाम है लैटविया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करना है, भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है? भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है? भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात सर्वाधिक है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आता रहे तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, जो मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? तो मानव विकास को जो विकसित किया था ये डॉक्टर महबूब वल्लभ थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, ठीक है। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब वल्लभ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप से जो संबंधित है, याद रखिएगा कृषि भी है, वानिकी भी है और आखेट भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है, जो निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन नहीं है? जिसको हम नहीं बोएंगे वो रोपण फसल नहीं होगा। तो कॉफी को हम लोग बोते हैं, गन्ना को भी बोते हैं, रबर को भी बोते हैं, गेहूं को बोते नहीं, डायरेक्ट छिड़क देते हैं। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो निश्चित रूप से पता होगा, गेहूं को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लेकर के छिड़क देते हैं। तो ये बुआई, मतलब क्या बोलेंगे इसको, रोपण फसल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो चाहे हम खेती करेंगे, मछली पालन करें, पशुपालन करें, खनन करें, आखेट करें, ये सभी जो संबंधित है ये प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जो नागपुर योजना संबंधित है। तो नागपुर योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये एक सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है इसका विस्तार है इलाहाबाद से हल्दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेनली गंगा नदी से संबंधित है। सदिया से धुबरी जो है ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में, ये गंगा नदी में। और कोट्टापुरम से कोल्लम जो है ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का विस्तारित है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2 और 3 एक साथ याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है, जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है, मतलब HVJ जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये याद रख लीजिएगा, ये लगभग मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जो कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कोंकण रेलवे का विस्तार जो है ये गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, गुजरात में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जाएगा 68 का, जो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, या भारत में जो है सबसे पहले रेलवे कब चली थी? तो याद रखिएगा ये 1853 हो जाएगा। कहां से कहां तक? तो याद रखना है आप लोगों को, बॉम्बे से थाने के बीच, बॉम्बे से थाने के बीच जो है, बॉम्बे से
थाने के बीच सबसे पहले रेलवे का परिचालन हुआ था और ये मात्र 34 किलोमीटर की दूरी के बीच चला था सबसे पहले भारत में रेलवे। ठीक है, उसके बाद है 69 का जो इनसेट का संबंध है। मतलब इनसेट क्या है तो याद रखिएगा, ये उपग्रह संचार है, मतलब ये एक प्रकार का सैटेलाइट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो भारत का सबसे बड़ा पत्थर कौन सा है। तो चलिए इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आप लोग खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।